गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग अपना रिफ्लेक्शन चला रहे थे। रिफ्लेक्शन टॉपिक हमारा कंप्लीट चल रहा था और रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा और फाइनली हम लोग जो है मिरर इक्वेशन करने के बाद उसका डेरिवेशन भी समझ चुके और हम ये समझ चुके कि किस तरीके से हम साइन कन्वेंशन वगैरह यूज करते हैं। यानी कि जितनी भी बेसिक बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए थी वो सारी इंफॉर्मेशन अब हमारे पास है। तो क्यों ना अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करें और उन न्यूमेरिकल्स के बिहाफ पर हम ये समझ सकें कि आखिर हम किसी भी न्यूमेरिकल को उन्हीं थ्योरीज पर जो कि हमने थ्योरी पढ़ रखी है उस थ्योरी पर बेस्ड होकर के किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है इस समय। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज दैट, यानी कि मान लिया जाए the lower half of the concave mirror's reflecting surface is covered with an opaque material. Opaque means non-reflective material. What effect will this have on the image of an object placed in front of the mirror? तो बेसिकली यहाँ पर जो कहने का मतलब है वो ये कि अगर हमारे पास मिरर है, जैसे यहाँ पर इन्होंने कॉनकेव मिरर का एग्जांपल दिया, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है और उसका आधा जो पोर्शन है उसको हम क्या करें, उसको हम ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल लगा देते हैं कि उस मटेरियल पर जो है कोई भी जैसे लाइट पड़े तो वो वापस ना आए। तो ये सोचने की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम क्या करें ऐसा कि वापस लाइट आए नहीं, यानी रिफ्लेक्ट ना हो। तो उसके लिए हमने सोचा कि चलो उस पे उसको किसी चीज से कवर कर दिया जाए, किसी चीज से ढक देते हैं। तो हम सबसे पहले हमने जैसा कि था कॉन्सेप्ट टू मिरर हमें चाहिए था कॉनकेव मिरर, तो हम कॉनकेव मिरर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये देखिए एक सरफेस हो जाती है और इस तरीके से अगर हम इसको बाहर की तरफ पॉलिश कर दें तो ये जो मिरर बन के तैयार हो जाएगा ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है, ये आप जानते हैं। अब हमारा टारगेट ये है कि हम किसी तरीके से इसके आधे हिस्से को, तो आधा हिस्सा के लिए हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस हमारी है और वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इस तरीके से बिल्कुल सेंटर से यूं पास हो रही है, कुछ ऐसा हमने मान लिया है। अब जो नीचे वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इस नीचे वाले पोर्शन को क्यों ना हम किसी चीज से कवर कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिससे हमने ये नीचे वाला पोर्शन पूरा कवर कर दिया है, ये देखिए, ठीक है ना। इस तरीके से मान लेते हैं कि जितना भी कुछ है ये पूरा का पूरा नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमने कवर कर दिया। अब केवल आधा मिरर हमारे पास बचा हुआ है जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा किसमें, रिफ्लेक्शन में। अब लॉजिक, कॉन्सेप्ट, थ्योरी सब कुछ अगर आपको पता है, आपको याद है, तो आप कह सकते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट रही होगी। ऑब्जेक्ट भी रख लेते हैं फटाफट जल्दी से। देखिए भाई इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। तो ये रही हमारी ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट की ये रही टिप, यानी कि जो हेड होता है, और इससे अब लाइट निकलने वाली है। तो वो लाइट इस तरीके से आई एकदम पैरेलल और कहीं ना कहीं ये अब क्या करने वाली है, टकराने वाली है। ये देखिए यहाँ पे टकरा चुकी है और वो रिफ्लेक्ट होकर के पास हो जाएगी फोकस से। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो हमें पॉइंट दिख रहा है दैट इज नथिंग बट फोकस। इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है टू रेस की। तो जो सेकेंड रे होती है वो कहीं ना कहीं आपकी सी से पास होती है। तो अगर हम मान लें कि कोई सेकेंड रे है जो सी से पास होने वाली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली है,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हम एज्यूम कर लें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस जगह पर है, ठीक है ना, और जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इससे जो रे चलने वाली होगी वो यहाँ से ऑब्जेक्ट से निकलेगी और सी से इस तरीके से ये आएगी। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हम मान लेते हैं कि ये मिरर पे कभी ना कभी स्ट्राइक होती, कभी ना कभी मिरर पे गिरती, लेकिन वो कहाँ पर गिरती, ये जो नीचे वाला लोअर पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो लोअर पार्ट है, तो इस लोअर पार्ट से वो टकराती और फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आती। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो लोअर पार्ट है वो क्या है, वो एक ओपेक मटेरियल है जहां पर रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है। तो क्या इमेज फॉर्मेशन ही नहीं होगा? कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे इमेज फॉर्म हो? तो बिल्कुल ऐसा तरीका है। जरूरी नहीं है कि पूरा मिरर आपका कंप्लीट हो तभी आपको इमेज दिखाई दे, ठीक है ना। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 रेज मिनिमम रिक्वायर्ड होती हैं। तो जो सेकेंड रे हमारी यहाँ से हम कह सकते हैं कि आएगी, जैसे कि एक रे पैरेलल आई थी, तो सेकेंड रे जो हमारे पास आएगी वो किसी सर्टेन एंगल पर आएगी, और जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये हमें इमेज शो कर देगी, यानी कि हमें यहाँ पर क्या दिखाई देगा, एक इमेज दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है और इस इंटरसेक्शन की वजह से आपको एक इमेज मिल जाएगी। ये मैंने एक रफली आइडिया दिया है आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट से हजारों रेज निकलती हैं, ये बात आप सब जानते हैं। अब हजारों रेज निकल रही हैं, तो कुछ रेज ऐसी हैं जो मिरर के अपर पार्ट में पड़ रही हैं, कुछ रेज ऐसी हैं जो लोअर पार्ट में पड़ रही हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेशन चल रहा है, अपर पार्ट से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लोअर पार्ट से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। कोई भी 2 रेज लेकर के हमने जनरल इमेज का फॉर्मेशन कर लेना है। अब जब यहाँ पर आधा मिरर आपका जो था वो क्या हो गया, आपने उसको ओपेक कर दिया, आपने उसको कवर कर दिया, या कोई ऐसा मटेरियल यूज कर लिया जो कि नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, तो ऐसा नहीं है कि इमेज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो फर्क क्या पड़ जाएगा, इमेज तो बन, ये बात तो श्योर हो गई, ठीक है ना। क्या श्योर हुआ कि वी गेट इमेज, हमें इमेज मिलेगी, लेकिन बट ओनली विद हाफ पोर्शन, हाफ पोर्शन, लेकिन सिर्फ आधी पोर्शन से। अब यह आधी पोर्शन मतलब आधी इमेज नहीं, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। इमेज जो बनेगी वो पूरे ऑब्जेक्ट की बनेगी, लेकिन जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, हाफ पोर्शन से होगा, बट ओनली विद हाफ पोर्शन रिफ्लेक्शन। चलिए मैं पूरा लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जो हाफ पोर्शन का जो रिफ्लेक्शन है उसी से आपको इमेज मिलने वाली है। तो इमेज तो कंप्लीट मिली, जैसा ऑब्जेक्ट था, जिस जो है हम कह सकते हैं कि उसका एक अपना हेड था, उसका अपना एक टेल था, तो हमें इमेज में भी हेड और टेल दोनों दिखेंगे। ऐसा नहीं कि आधा हमें इमेज दिख रहा है, केवल सर सर दिखी और हेड जो नीचे का जो धड़ था वो गायब हो गया, ठीक है ना, हेड है टेल है ही नहीं, ऐसा नहीं, इमेज पूरा दिख रहा है। फिर हुआ क्या होगा, हुआ ये है कि क्योंकि रिफ्लेक्शन केवल हाफ पोर्शन से ही हो रहा है, इसलिए जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, ठीक है ना, जो इंटेंसिटी है जिसे हम बोलते हैं चमक, ब्राइटनेस, इंटेंसिटी की वजह से आती है ब्राइटनेस, ठीक है। तो जो बनने वाला इमेज है वो कम रिफ्लेक्टेड रेज से बना हुआ है। अब सोचिए जरा, अब मिरर पूरा होता, कंप्लीट होता, तो अपर पोर्शन से भी सारी रेज रिफ्लेक्ट होती और लोअर पोर्शन से भी रेज रिफ्लेक्ट होती, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज की जो नंबरिंग है वो बहुत ज्यादा होती। नंबरिंग ज्यादा होने का मतलब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होने का मतलब है ब्राइटनेस होना। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा इमेज बनता है वो कैसा होता, ब्राइट होता, बहुत ज्यादा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हमारा जो मिरर है वो आधा कवर हो गया, तो आधे पोर्शन से ही लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। ये बात तो हमें समझ में आ गई।
इमेज कंप्लीट बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, जो कि आधे पोर्शन से भी हो सकता है, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पहले के कंपेयर में आधी हो गई हैं, तो इसलिए पहले के कंपेयर में आधी इंटेंसिटी का, आधी ब्राइटनेस का ही इमेज हमें दिखाई देगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी बात थी हमारी कि कैसे हमने इमेज की इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस को जो था उस पे इफेक्ट डाल दिया, बगैर पोजीशन को चेंज किए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चेंज की, जो मिरर है उसकी भी पोजीशन नहीं चेंज की, ठीक है ना, कोई भी एक्स्ट्रा लाइट इफेक्ट और उस तरीके कोई इफेक्ट भी नहीं किया। सिंपल हमने जो मिरर था उसको आधा कवर कर दिया, और जो बनने वाली इमेज थी वो ऑटोमेटिक उसकी ब्राइटनेस कम हो गई, ठीक है ना। तो ये हमारी साइंस है, और काफी इस तरीके एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। इसके क्वेश्चन में दो पार्ट दिए हैं, मैं एक आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप भी कर लेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है तो सेकंड में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम अभी मान चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पर प्लेस किया हुआ है, रखा हुआ है, किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है, और इस कनकेव मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रख दिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 15 सेंटीमीटर। शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने डेरिवेशन में कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो जो एफ होता है, यानी कि जो फोकल लेंथ होती है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर चूंकि 15 सेंटीमीटर है, तो उसका जो हाफ होगा वो हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी। तो एक हम रफली आइडिया लेते हैं कि रफली सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट रखी गई होगी, किस तरीके से उसका इमेज बना होगा, ये सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो मान लेते हैं कि इस तरीके से ये हमारे पास एक सरफेस है, और इस सरफेस को हमने बाहर की तरफ से, जो इसका बल्ज आउट सरफेस है, उभरा हुआ सरफेस है, उस पर पॉलिश करके इसको कॉनकेव मिरर बना लिया है। और यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स भी चाहिए जो कि फोकस को रिप्रेजेंट करते हों। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है, दैट इज फोकस, दिस इज योर पोल, and the distance between P to F must be equal to the distance between F and C। तो यहाँ पर हम C पॉइंट बना लेते हैं। एक हमारे पास ये रफली आइडिया है, आपके पास स्केल वगैरह है, आप स्केल से बाकायदे मेजरमेंट करके F से और P से F तक की डिस्टेंस और F से C तक की डिस्टेंस इक्वल लेंगे, तो देखेंगे डायग्राम ऑटोमेटिक बनता है, कुछ नहीं करना होता। अब हम, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है, देखिए जो P से C तक की डिस्टेंस है, अगर हम P से और C तक की डिस्टेंस के बारे में बात करें, तो ये रहा P और ये रहा C। तो P से और C तक की डिस्टेंस, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, दैट इज गिवन। ये हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, और ये कितनी? ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक। 15 सेंटीमीटर की आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो जाहिर सी बात है, अगर 15 सेंटीमीटर की है तो उसका आधा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। तो P से स्टार्ट करके और हम F तक पहुंचते हैं, और इस तरीके से हमें ये आधी डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ जिसे हम बोल रहे हैं, दैट इज 15/2। आई होप ये चीज समझ में आ रही हो। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ 10 सेंटीमीटर पे। तो 10 सेंटीमीटर क्या है? 15/2 यानी कि 7.5।
7.5 से ज्यादा है लेकिन 15 से कम है 10। जो 10 है वो, इसका मतलब कहाँ पर आना चाहिए? वो जो 10 है दैट मस्ट बी इन बिटवीन एफ एंड सी। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आना चाहिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तो वो 7.5 से आगे और 15 से पहले, 7.5 से आगे एंड 15 सेंटीमीटर से पहले, तभी तो 10 मिलेगा आपको। तो आपने 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रख दिया। अब मैंने क्या बताया था, इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेस का होना कंपलसरी है। तो पहली रेस हम मान लेते हैं, जो हमारी पहली रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली है। तो इस तरीके से ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहुंची और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई और देख सकते हैं सी पॉइंट से पास होती चली गई। ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी रे जो सी से पास होने वाली है, ऑब्जेक्ट से निकलेगी। ये देखिए ऑब्जेक्ट से निकली और सी से पास होते हुए एकदम, ये देखिए यहाँ पर। ठीक, तो ये रे सी से जो पास हो रही है वो एक्चुअली में रिफ्लेक्ट कहाँ से हुई होगी? ये रिफ्लेक्ट हुई होगी आपकी मिरर से। तो इसको हम मिरर तक पहुंचाएंगे कंप्लीट, और इसमें हम एरो भी लगाएंगे इस तरीके से, ताकि पता लगे कि ये रे इस तरीके से आ रही है और सी से इस तरीके से फिर ये वापस भी जा रही है। तो आ रही है और जा रही है ये सी से, जबकि जो पैरेलल रे थी वो आई, टकराई और ये देखिए यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई। और फाइनली जो इनका इंटरसेक्शन हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो इंटरसेक्शन हुआ है वो यहाँ पर हुआ है। ये देखिए, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वो दो रेस जो आ रही थी रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं उसी पॉइंट पे हमको मिलता है इमेज। जो इमेज हमें मिलने वाला है वो इस तरीके से इमेज हमें देखिए मिल चुका है। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। और प्रिंसिपल एक्सिस हमारी थोड़ी सी छोटी हो गई तो इसको हम बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारी इमेज थी उसका फॉर्मेशन हुआ। ऑब्जेक्ट का नाम हम दे देते हैं ए बी, और जो इमेज है उसका नाम हमारे पास आ चुका है ए डैश बी डैश। तो ये हमने एक देखिए रे डायग्राम बनाया। इस रे डायग्राम बनाने का क्या यूज है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है जो कि गिवन है, हमें कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। u आप डायग्राम में देख सकते हैं, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग u नेगेटिव होगा। ठीक, अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो ये भी गिवन है और ये भी नेगेटिव होगी, दैट इज 15/2, दैट इज इन सेंटीमीटर। तो ये दोनों चीजें गिवन है, हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, दैट इज योर मिरर। सो इट इज -2/15, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, दैट इज 1/v एंड दैट इज -1/10। तो अब हमें क्या करना है कि जो v है उसको एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमें ये मिल जाएगा 1/v इक्वल 1/10 -2/15। ठीक, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। तो 10 और 15 का जो एलसीएम है दैट इज, हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट जो शॉर्टकट मेथड है एलसीएम एलसीएम चक्कर में ना पड़ते हुए हम सीधे इसको लिख लेते हैं 150, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई किया ऊपर चला गया तो 15 बन जा 15 और 10 यानी कि 20। तो ये फाइनल आ गया देखिए -5/150, और इसकी कटापीटी कर लेते हैं तो आ जाता है -1/30। ठीक, तो इस तरीके से ये 1/v अगर -1/30 है तो v इक्वल कितना हो गया? माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो देखा आपने f कितना था?
15/2 यानी कि 7.5। जो आपका सी था वो कितना था, 15। और वी कहाँ, वी कितना है, -30। तो इसका मतलब जो रे डायग्राम कह रहा है, रे डायग्राम के अकॉर्डिंग आप अगर देखें तो पी से और इमेज, ये देखिए, ठीक है। हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आप फिर से देख पाए। ये देखिए, हम पी से चले और इमेज तक पहुंचे, ठीक है। तो पी से चल के और इमेज तक जब हम पहुंचे तो हमने 15 सेंटीमीटर क्रॉस कर दिया और नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं हम। तो आंसर 15 से ज्यादा होना चाहिए था और नेगेटिव होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो 15 से ग्रेटर भी आया है और माइनस में भी आया है। इसका मतलब जो रे डायग्राम कह रहा था वही आंसर हमारा मैथमेटिकली भी आया है। तो रे डायग्राम बनाने का ये हमें फायदा यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा रे डायग्राम हमें ये बता रहा है कि जो इमेज है वो कैसी है, इमेज जो बन रही है वो हमारी कैसी है, वो इन्वर्टेड है। चूंकि इन्वर्टेड इमेज है तो इसका मतलब ये रियल होगी, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है या रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। और आप देख पा रहे हैं डायग्राम से ही कि मैग्नीफाइड है, ठीक है ना। ये जो इमेज है इसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा हो चुका है। और इसको भी हम लोग देख लेते हैं मैथमेटिकली कि क्या रियल में ऐसा हुआ है। तो इसके लिए हम जरा सा इसको रफ कर लेते हैं फटाफट जल्दी से, और फिर हम देखते हैं इसका मैग्निफिकेशन किस तरीके से ये जो डायग्राम बता रहा है वही चीज क्या मैथमेटिकली भी हमारे सामने आने वाली है या कुछ चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं भाई। तो हम अब इन वैल्यूज को यहाँ पर रखने वाले हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। तो आप देख सकते हैं कि जो v की वैल्यू है दैट इज -30 एंड u इज -10। सो आपने दोनों वैल्यूज जैसे पुट की तो दैट इज -3। -3, 3 मीन्स 3 टाइम्स। तो जो मैग्निफिकेशन है वो 3 टाइम्स है, नंबर एक, पहली चीज। 3 गुना बड़ा बन रहा है। देखिए रे डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसकी हाइट देखें ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट देखें तो लगभग आपको बड़ी दिखाई दे रही है। और माइनस साइन है तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज उल्टी बन रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इसका टिप है और इसका टिप है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि रे डायग्राम बनाने से कितना आसान होता है किसी भी क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंचना, और सबसे बड़ी चीज वो आंसर सही है भी या नहीं इसका पता लगा लेना। तो रे ऑफ टेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप वाकई में रे डायग्राम बना करके सॉल्व करेंगे तो उनमें गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। और जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं इन क्वेश्चन को लगातार बिल्कुल स्पीड से आपको करते रहना है। ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन करा दिया और बस आपका काम खत्म, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने एक क्वेश्चन करा, जैसे इसी क्वेश्चन के जो हमने कराया उसका सेकंड पार्ट था, वो हमने कह दिया आप खुद करिएगा। तो आप ट्राई करिए ना, आंसर आएगा, ठीक है ना। जब तक ट्राई नहीं करेंगे आंसर कैसे आएगा। तो एक पार्ट हमने बता दिया, दूसरा पार्ट आपने करना है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस समय स्क्रीन में, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं टोटल, ठीक है ना। 4 पार्ट्स। ए पार्ट 39 मीटर के लिए है, बी पार्ट 29 मीटर के लिए, सी पार्ट 19 मीटर के लिए और डी पार्ट 9 मीटर के लिए है। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो 4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, लेकिन हम सिर्फ एक पार्ट आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बाकी पार्ट एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट पर आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए, चलते हैं पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा हुआ है। सपोज व्हाइल सिटिंग इन ए पार्क्ड कार। आप एक पार्क्ड कार में बैठे हुए हैं, यानी कि कार आपकी खड़ी है। यू नोटिस ए जॉगर अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू, यानी कि जॉगिंग करता हुआ जो पर्सन है, एक जॉगर है, वो आपकी तरफ जॉगिंग करता हुआ आ रहा है। और आप एक जो आपकी कार में जो साइड मिरर लगा हुआ है वो साइड व्यू मिरर में जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको दे रखी है 2 मीटर, आपने
देखा उसको। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि एक मिरर है आपका जो कार में लगा हुआ है, ठीक है ना, साइड वाला जो मिरर है, उस साइड वाले मिरर में आप उस जॉगर को देखते हैं। जो मिरर लगा हुआ है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर दे रखी है। अब ये कह रहा है कि इफ द जॉगर इज रनिंग एट a स्पीड ऑफ 5 मीटर सेकेंड इनवर्स, जो जॉगर है वो 5 मीटर सेकेंड इनवर्स यानी कि 1 सेकेंड में 5 मीटर वो चलता है। हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर appears टू मूव व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो मिरर है वो इस तरीके से है। मैं केवल एक पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। ये जो हमें मिरर दिख रहा है ये हमारा है साइड व्यू मिरर, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और इस कॉन्वेक्स मिरर को हम इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस में से होते हुए दिखाते हैं, और हम इसकी फटाफट जल्दी से क्या करने वाले हैं, नेमिंग करने वाले हैं। तो देखिए, ये पॉइंट हमारा P हो जाएगा, पोल, नो डाउट। यहाँ पर कहीं F हो जाएगा, नो डाउट। और यहाँ कहीं इसका C हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इतनी बात तो है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दे रखी है आपको, जो आप देख पा रहे हैं P से लेकर के और C तक की, that the length is nothing but this one is your 2 मीटर। क्वेश्चन के हिसाब से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 मीटर है। नाउ ये जॉगर इज कमिंग। अब जॉगर जो आ रहा है, तो मान लेते हैं कि जो जॉगर है, जो जॉगिंग करने वाला पर्सन है, वो इस तरीके से, ये देखिए, ये जॉगिंग करने वाला पर्सन है जो जॉगिंग करता हुआ आ रहा है। अब ये पर्सन यहां से और यहां तक, मान लेते हैं कि ये हमारा पर्सन है वही वाला, और इस तरीके से ये आता है। तो यहां से और यहां तक आने में जो उसको टाइम लग रहा है, दैट इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो पर्सन आता है, और यहां से यहां तक जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कर रहा है 5 मीटर। तभी तो उसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो टाइम लगा वो कितना लगा, 1 सेकेंड का, और जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो ट्रेवल की 5 मीटर। चलिए, बहुत बढ़िया। जब आपने देखा, आपने उसको कहां पर देखा, 5 मीटर पहले, ठीक है ना, ये तो बात होगी। आपने उसको कहाँ देखा होगा, 5 मीटर पहले देखा होगा। तो जब आपने देखा इस तरीके से यहाँ पर, तो वो था 39 मीटर पर। कहाँ पर था, 39 मीटर पर। चलिए, बहुत बढ़िया। 39 मीटर पर था और 1 सेकेंड बाद वो 5 मीटर पर आ गया। तो जब 39 मीटर पे था तो उसकी इमेज कहीं ना कहीं होगी, और जब वो 5 मीटर और करीब आ गया तो उसकी इमेज, जाहिर सी बात है, कहीं डिफरेंट पोजीशन पे होगी। तो दो अलग अलग पोजीशंस पे हमें इमेज दिखाई देगी। पहली 39 पर हमें इमेज दिखेगी, और दूसरी जब 5 मीटर और करीब आ जाएगा तो हमें कहीं दूसरी जगह इमेज दिखाई देगी। तो हम मान लेते हैं कि जब ये 39 पर था तो इसकी जो इमेज थी, एक मैं सिंबॉलिक डायग्राम बना रहा हूँ, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि एक सिंबॉलिक डायग्राम है सिर्फ ये। तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास इस तरीके से इमेज थी वो यहाँ पर थी, और इस इमेज को हम नाम दे रहे हैं आई, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है इसको हम नाम दे रहे हैं ओ। तो ओ जब था, यानी कि 39 मीटर पर जब आपका जॉगर था, उस समय जो इमेज थी वो आई थी। आई पोजीशन पर थी, वी डिस्टेंस पर थी, यानी कि अगर हम इस डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये डिस्टेंस थी वी। तो ओ ऑब्जेक्ट की आई इमेज और कहाँ बनी है, डिस्टेंस वी पर बनी है। इसी तरीके से जो जब ऑब्जेक्ट हमारा हो गया ओ डैश, जो 1 सेकेंड के बाद की पोजीशन है, तो उस समय जो हमारा हम कह सकते हैं इमेज है, वो भी कुछ इस तरीके से हो गया आई डैश,
ठीक है ना। तो ये आई डैश हो गया और ये जो डिस्टेंस हो गई ये आपकी वी डैश हो गई। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि 39 पे आपने जब देखा तो 39 पर ऑब्जेक्ट था आपका, 1 सेकेंड बाद 5 मीटर और वो चल गया। इमेज थी आई वी पर और आई डैश हो गई वी डैश डिस्टेंस पर। तो हमें ये सारी वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट कर लेनी है जिससे हमें पता लग जाएगा कि आखिर इमेज की स्पीड है कितनी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ओ एंड आई की। ओ एंड आई, ऑब्जेक्ट कहां पर और उसका इमेज कहां पर। तो मिरर का फार्मूला 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, जैसा कि आप जानते हैं। फोकल लेंथ, चूंकि सी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर दे रखी है तो फोकल लेंथ इसकी आधी यानी कि 1 रह जाएगी। और v हमें फाइंड करना है और u हमारा है -39। ठीक। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 1/v इक्वल 1 प्लस 1/39 एंड दैट इज योर 40/39। सो v इक्वल 39/40 मीटर। तो जो आपको देखिए v की वैल्यू मिली वो मिल गई 39/40। ये बात हमने की o और i के लिए। अब इसी तरीके से चलिए हम इसको साइड में लिख लेते हैं। जो v हमारा आ चुका है वो आ चुका है 39/40 मीटर। और अब हम इसको रफ करके हम यही कॉन्सेप्ट ओ डैश और आई डैश के लिए भी लगाने वाले हैं। तो देखिए भाई, जब हम इसी कॉन्सेप्ट को ओ डैश और आई डैश के लिए लगाएंगे तो हमारा क्या आंसर आने वाला है। नाउ ओ डैश एंड आई डैश। ओ डैश मतलब 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन और आई डैश का मतलब 1 सेकेंड की बाद इमेज की पोजीशन। तो ये फोकल लेंथ तो चेंज होने से रही, वो तो वही रहेगी जो पहले थी। इमेज डिस्टेंस वी डैश मान चुके हैं हम। और ऑब्जेक्ट अब कितना होगा, तो ऑब्जेक्ट था पहले -39 और +5 और उसमें ऐड हो गया है। तो ये हमारी नई ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ओ डैश। ठीक है ना। इसको हम 1 लिख सकते हैं, ये हो गया वी डैश। और इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन, और ये कितना बचा 34। ठीक है ना। तो माइनस का 34। तो यहाँ से हम वी डैश अगर फाइंड करें तो वी डैश की वैल्यू आ चुकी है 1 + 1/34 एंड दैट इज योर 35/34। तो वी डैश की वैल्यू हो गई 34/35 इन मीटर। इसको भी हम लिख लेते हैं। तो वी डैश हो गया हमारा 34/35 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। तो हमने ओ के लिए आई की पोजीशन और ओ डैश के लिए आई डैश की पोजीशन यानी कि वी और वी डैश फाइंड कर लिए। अब चाहिए स्पीड। तो हम देख लें कि भाई इनमें डिफरेंस कितना है, वी और वी डैश में कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो वी और वी डैश का डिफरेंस फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और जो आएगा वही स्पीड हो जाएगी, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 1 सेकेंड है। ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस होगी वही डायरेक्टली 1 सेकेंड के लिए कन्वर्ट हो जाएगी उसकी स्पीड में। तो हम यहाँ पर निकालते हैं सबसे पहले कि v माइनस वी डैश। तो v माइनस वी डैश दैट इज योर 39/40 एंड माइनस 34/35। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम 40 इंटू 35 डायरेक्ट कर लेते हैं और ये हो गया 39 इंटू 35 माइनस 40 इंटू 34। ठीक है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे और वरना इसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करते हैं तो ये फाइनली हमारे पास आता है 1/280। ठीक है। ये आ गया है आपका डेल्टा वी, यानी कि जो पोजीशन, वी स्पीड नहीं है यहाँ पर, अभी पोजीशन है। तो अब 1 सेकेंड के लिए यही हमारी कन्वर्ट हो जाएगी
स्पीड में। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा और देखा कि कैसे कैसे हमारी अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो इमेज भी अपनी पोजीशन को चेंज करती जाती है और हमें इस तरीके से स्पीड मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चंस थे ये आपको समझ में आ गए होंगे और ये हमारा रिफ्लेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए और इन नोट्स को बनाते रहिएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए और बहुत अच्छे से हर चीज़ों को बिल्कुल फीलिंग के साथ समझते हुए और आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू वेरी मच।